नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन इस साल अक्टूबर में 12.1% बढ़ा है। पिछले साल इनमें 0.7% की वृद्धि हुई थी। फर्टिलाइजर को छोड़कर सभी सेक्टर में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर में कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी उत्पाद, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और बिजली की वृद्धि दर 9.2% रही है। अक्टूबर में कोयला, स्टील, सीमेंट और बिजली उत्पादन में वृद्धि डबल डिजिट में दर्ज की गई। अब बताते हैं आपको पेट्रोल डीजल से जुड़ी एक जरूरी खबर। तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में डेली रिवीजन तभी शुरू करेंगी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल से नीचे आकर रुक जाएंगी। अभी ब्रेंट क्रूड का भाव $84 प्रति बैरल के आसपास है। तीनों सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 20वें महीने पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखा है। एक कंपनी के अधिकारी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में काफी अस्थिरता है, कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। तेल कंपनियां इस समय कीमतों में ₹1 प्रति लीटर की कटौती कर सकती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल कीमतें बढ़ने का खतरा देखते हुए कंपनियां कोई भी कदम उठाने से बच रही हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.6% रही। एक साल पहले इसी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 6.2% थी। कमजोर मानसून के बावजूद सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से ज्यादा रही है। ज्यादातर एजेंसियों ने 6.8% का अनुमान जताया था। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में मौजूदा मूल्य के आधार पर 9.1% की दर से बढ़ी है, जो एक साल पहले समान अवधि में वृद्धि दर 17.2% थी। अल नीनो का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। S&P ग्लोबल का कहना है कि अल नीनो की वजह से भारत में गेहूं जैसी प्रमुख रबी फसलों पर बुरा असर पड़ सकता है। NOAA का अनुमान है कि सुपर अल नीनो बनने के चांस हैं, जिसमें ठंडक के दिनों की संख्या कम होगी और इससे गेहूं की फसल प्रभावित होगी। भारत सरकार ने 2023-24 में 11.4 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से इस लक्ष्य के रास्ते में बाधा खड़ी हो सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ा संकट खड़ा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का कहना है कि युद्ध से पैदा होने वाले तनाव, महंगाई में बढ़ोतरी और ऊंची ब्याज दरों के कारण अगले साल ग्लोबल इकोनॉमी धीमी पड़ सकती है। OECD का अनुमान है कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि दर धीमी होकर 2.7% रह जाएगी। ये 2020 में आई महामारी के बाद सबसे धीमी वार्षिक वृद्धि दर होगी। 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। OECD का अनुमान है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन की वृद्धि दर अगले साल धीमी पड़ जाएगी। शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन तेजी रही। मंथली F&O एक्सपायरी और अमेरिकी बाजारों में सुस्ती के बीच उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 86 अंक की तेजी के साथ 66,988 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 36 अंक मजबूत होकर 20,133 अंक पर पहुंच गया। टाटा टेक्नोलॉजीज और गांधार ऑयल रिफाइनरी के शेयर जोरदार बढ़त के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुए। इसमें बाजार में उम्मीद बढ़ी है। एनपीएस निवेशक अब अलग अलग एसेट क्लास के लिए अधिकतम 3 पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकेंगे। पीएफआरडीए ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के सदस्य अलग अलग एसेट क्लास के लिए अलग अलग पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकेंगे। नए सर्कुलर के मुताबिक एनपीएस सब्सक्राइबर अलग अलग एसेट क्लास के लिए अधिकतम 3 पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं। एनपीएस में व्यक्ति को इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और ऑल्टरनेट एसेट क्लास में निवेश करने की अनुमति होती है। पहले निवेशक सिर्फ एक फंड मैनेजर का ही चुनाव कर सकते थे, लेकिन अब उसे अधिकतम 3 फंड मैनेजर चुनने की आजादी होगी। अब खबर है ब्याज दरों में कटौती का इंतजार करने वाले लोगों के लिए। अगले हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समिति बैठक में आरबीआई ब्याज दरों को स्थिर रखने का विकल्प चुन सकता है। इस साल फरवरी के बाद से रेपो दर 6.5% पर बनी हुई है। आरबीआई ने मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच रेपो दर में 2.5% की बढ़ोतरी की है। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि आरबीआई की आगामी बैठक में रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखेगा। श्रीराम फाइनेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवनकर ने कहा है कि हाल ही में आरबीआई ने अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन पर सख्ती की है। इससे संकेत मिलता है कि रेपो दर में हाल फिलहाल में कोई बदलाव नहीं होगा।
आईडीबीआई बैंक में सरकार की अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया में लगातार देरी बढ़ रही है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं से नया आरएफपी आमंत्रित किया है। दीपम में आईडीबीआई बैंक के लिए परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति की बोली प्रक्रिया पिछले सप्ताह रद्द कर दी गई थी। बोलीदाताओं की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर यह कदम उठाया गया है। सरकार एलआईसी के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक में अपनी करीब 61% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। कोयला आधारित घरेलू बिजली उत्पादन चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में सालाना आधार पर 8.8% बढ़कर 686 अरब यूनिट हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कोयला आधारित घरेलू बिजली उत्पादन 630.7 अरब यूनिट रहा था। चालू वित्त वर्ष में घरेलू और आयातित कोयला दोनों पर आधारित बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.16% बढ़ गया। ये बढ़ोतरी तापमान में वृद्धि, देश के उत्तरी क्षेत्र में मानसून में देरी के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी की वजह से हुई है। दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना को नोटिफाई कर दिया है। अब इससे दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी के चलने का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 2030 तक इलेक्ट्रिक परिवहन को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना दिल्ली वासियों की सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए लाई गई है। इसमें वाहन की सफाई, ड्राइवर के व्यवहार और ग्राहकों की शिकायतों के समय पर समाधान करने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश शामिल किए गए हैं। तो ये थी आज के मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।